आज हम इसके प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और महीनों बाद क्यों आता था। यानी जो मिठाई वाला था वह अलग अलग चीजें क्यों बेचता था। जैसे पहले वो मुरली वाला बनकर आया, फेरी वाला बनकर खिलौने बेचने आया और अब मिठाई वाला बनकर मिठाई बेचने आया। तो ऐसा क्यों करता था और वह महीनों महीनों बाद क्यों आता था। इसका उत्तर होगा, मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था ताकि एक ही चीज बार बार मिलने से बच्चे ऊब ना जाए। उसके महीनों बाद आने का कारण यह था कि वह इतने समय में सभी बच्चों के लिए दूसरी चीजें जमा करने में लगा रहता था। इसी वजह से बच्चों में उत्सुकता भी बनी रहती थी। यानी जो मिठाई वाला था वह अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था, उसको लगता था कि बच्चे ऊब जाएंगे एक ही चीज पाकर। यानी अगर वो बार बार बांसुरी बेचने ही आएगा तो बच्चे बांसुरी लेते लेते थक जाएंगे, वो आगे उससे चीजें नहीं लेंगे। और महीनों महीनों बाद वह इसलिए आता था क्योंकि एक बार सामान बेचने के बाद दोबारा उसे बच्चों के लिए सामान इकट्ठा करने में समय लगता था, जिसकी वजह से वह महीनों महीनों बाद आता था और इससे बच्चों में उसके प्रति उत्सुकता भी बनी रहती थी। इसका अगला प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे। यानी मिठाई वाले में कौन कौन से ऐसे गुण थे, कौन कौन सी विशेषताएं ऐसी थी जिसकी वजह से बच्चे और बड़े दोनों ही उसकी ओर खिंचे चले आते थे। इसका उत्तर है, मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीजें बेचता था। वह चीजों के दाम भी कम लेता था। वह बच्चों से अपनत्व के भाव से प्रेम पूर्वक और कोमलता से बात करता था। इन्हीं कारणों से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। यानी जो मिठाई वाला था वह बहुत ही मधुर ढंग से गाते हुए अपना सामान बेचता था, उसकी आवाज बहुत सुरीली थी और वह चीजों के दाम भी बहुत कम लेता था। इसी वजह से बड़े लोग भी उसके पास अपने बच्चों का सामान, बच्चों के लिए खेल खिलौने खरीदने के लिए आते थे और वह बच्चों से बड़े प्यार से अपनत्व के भाव से बात करता था, जिस वजह से बच्चे भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। अगला प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। यानी जो मुरली वाला जब आया था तो विजय बाबू से सामान जब खरीद रहे थे तो उनसे तर्क वितर्क करने लगे कि तुम सामान महंगा देते हो और सस्ता बताते हो। तो दोनों ने अपने अपने पक्ष में अपनी अपनी बात रखने के लिए क्या क्या तर्क दी, यानी क्या क्या बातें बोली। इसका उत्तर है, विजय बाबू का तर्क देखते हैं पहले। उन्होंने बोला, दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है। सबको सामान एक ही भाव में देते हैं पर ग्राहक को दाम ज्यादा बताकर बाद में उसे कम कर देते हो। इससे तुम हम पर एहसान का बोझ और डाल देते हो। यानी विजय बाबू ने तर्क दिया मुरली वाले को कि तुम सभी एक जैसे हो, झूठ बोलते हो, चीज का दाम बढ़ाकर बताते हो और फिर कम दाम करके हम पे एहसान और दिखाते हो। तुम सभी के सभी झूठे हो। इसके विपक्ष में मुरली वाले का तर्क ही था। मुरली वाला कहता है, ग्राहक को वस्तु की लागत का पता नहीं होता। उनका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही वस्तु क्यों न बेचे, पर उन्हें ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। यानी मुरली वाला कहता है विजय बाबू से कि आप सबको असल कीमत नहीं पता होता। जो वस्तुएं हम लाते हैं हम उन्हें कम पैसों में बेचे चाहे हम हानि उठाकर बेचें, लेकिन आपको हमेशा यही लगेगा कि हम आपको लूट रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। यानी जब खिलौने वाला आता था तो उसको देखकर बच्चे क्या क्या करते थे। इसका उत्तर है, खिलौने वाले के आने पर उसकी मधुर आवाज से निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। युवतियां चीखों को उठाकर छज्जे से नीचे देखने लगती। बच्चे पुलकित हो उठते। वे अपना खेल कूद भूलकर अपने सामान, जूते, चप्पल, पतलून को अनदेखा कर खिलौने वाले को घेर लेते थे। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने में लग जाते थे। यानी जब खिलौने वाला आता था तो उसकी आवाज सुनकर बच्चे बूढ़े सभी उसको देखने के लिए अपने छज्जों पे खड़े हो जाते थे। बच्चे अपना सारा काम छोड़कर, खेलना कूदना उठना बैठना सब छोड़कर उसको घेर लेते थे और अपने घरों से पैसे लाकर उससे खिलौने खरीदने में लग जाते थे।
अगला प्रश्न है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया? यानी जब मुरली वाला आया तो उसकी आवाज सुनकर, उसका गाना सुनकर रोहिणी को खिलौने वाला याद क्यों आया? मुरली वाले का स्वर रोहिणी को जाना पहचाना सा लगा। उसे याद आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था, इसलिए उसे खिलौने वाले का संस्मरण हो गया। यानी मुरली वाला जब आया तो वो गाकर अपने मुरली बेच रहा था। जब उसकी मुरली की आवाज सुनी, उसके गाने की आवाज सुनी, तो रोहिणी को ऐसा एहसास हुआ कि खिलौने वाला फिर से आ गया, क्योंकि उसकी आवाज उसे जानी पहचानी सी लगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? यानी जब मिठाई वाला बात कर रहा था, किससे बात कर रहा था कि वो भावनाओं में बह गया और अपनी कहानी बताने लगा, और अपने व्यवसाय के बारे में उसने बताया था कि उसने उसे क्यों अपनाया। तो ये सब उसने किससे बताया? इसका उत्तर है, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने बताया कि वह भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। अब वे इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उसने इस व्यवसाय को अपना लिया, क्योंकि उसे अपने बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में मिल जाती है। उनके चेहरे की खुशी देखकर असीम संतोष मिलता है। यानी जो मुरली वाला था वो रोहिणी की बातें सुनकर भावनाओं में बह गया और उसने अपनी सारी व्यथा बता दी। उसने बताया कि वह भी एक प्रतिष्ठित व्यापारी था, उसके पास भी सब कुछ था, लेकिन सबका अंत हो गया। तो अब वह अपने बच्चों का प्यार पाने के लिए इस फेरी का काम करता है, खिलौने बेचता है, मिठाई बेचता है, और ये सारा काम व्यवसाय उसने इसीलिए स्टार्ट करा ताकि वह बच्चों से मिल सके और उनमें अपने बच्चों की खुशी ढूंढ लेता है। प्रश्न है, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? जो मिठाई वाला है उसने रोहिणी से पैसे क्यों नहीं लिए? उसने ऐसा क्यों कहा कि अब इस बार मैं पैसे नहीं लूंगा? इसका उत्तर है, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने पैसे लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुख को समझने का प्रयास किया। साथ ही उसे चुन्नू मुन्नू में अपने ही बच्चे नजर आए। उसे लगा कि वह अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है। मिठाई वाले ने रोहिणी से पैसे लेने से इसलिए मना किया क्योंकि पहली बार किसी ने उससे उसके बारे में पूछा, उसके हालचाल के बारे में पूछा, उसके व्यवसाय के बारे में पूछा और उसकी दुखद बातें सुनी और उसको समझा। और साथ के साथ जो चुन्नू मुन्नू थे उन्हें देखकर उसे अपने बच्चों की याद आती थी। उसे ऐसा लगता था कि मैं इनको कुछ दे रहा हूं तो अपने बच्चों को ही कुछ दे रहा हूं। अब इसका अगला प्रश्न है, इस कहानी में रोहिणी चीख के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चीख के पीछे से बात करती हैं? यदि हाँ, यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या ये सही है? शहरों में स्त्रियां चीख के पीछे से बात नहीं करती, परंतु गांव में तथा रूढ़िवादी परिवारों में इनका पालन होता है, क्योंकि ऐसा करना संस्कार के साथ साथ सम्मान के तौर पर भी लिया गया। मेरी राय में बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ये स्त्रियों की स्वतंत्रता को हनन करने जैसा है। ये उनके प्रगति को तो रोकता ही है, साथ ही देश की प्रगति में भी संकट पैदा करता है। यानी शहरों में ये पर्दा प्रथा नहीं है। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो पर्दा प्रथा है, घूंघट में रह के बात करना, किसी चीज की आड़ में आके बात करना, जो अनजान लोग होते हैं या घर में बड़े होते हैं उनसे छुप कर बात करना या घूंघट करके बात करना, कहाँ तक उचित है? क्या वो ऐसा होना चाहिए? तो शहरों में ऐसा नहीं है, लेकिन गाँव में और रूढ़िवादी परिवारों में आज भी ऐसा ही है, वहाँ ऐसा ही होता है। तो उन्होंने इस चीज का पालन इसलिए किया कि उन्हें लगता है कि ये सभी हमारे संस्कार हैं और सम्मान के तौर पर इस चीज को अपनाते हैं। लेकिन मेरी राय में ये सब उचित नहीं है, क्योंकि स्त्रियों को भी बराबर की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आज जहाँ देश कदम से कदम मिलाकर बढ़ रहा है स्त्रियों और पुरुषों के साथ, वहीं ये प्रथाएं स्त्रियों को पीछे धकेलती हैं। तो इससे देश की प्रगति भी कम होती है। ठीक है बच्चों, तो हमने आज इसके प्रश्न उत्तर कर लिए हैं सारे। आप इसको कॉपी में नोट डाउन करो और याद करो। थैंक यू बच्चों।